हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इकोनॉमिक है। ठीक है, इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग भागते हैं और वो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है कि मेनली क्या होता है कि इकोनॉमिक क्या है। एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी माना जाता है, पूरा टेक्निकली सब्जेक्ट होता है। उसे पढ़ने से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा उसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो वीडियो है, पूरी वीडियो 5-6 वीडियो बनेंगी इस इकोनॉमिक पे। इसके बाद आपका जो इकोनॉमिक है वो 90 to 95% कवर हो जाएगा। इन 5 या 6 वीडियो में ये जो पेजेस हैं वो अबाउट 40 पेजेस हैं मेरे पास में। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं और इन्हें इस तरीके से समझाऊंगा मैं कि आपका जो इकोनॉमिक का जो आपके माइंड में डर है वो बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, आपने बस पढ़ा होगा। हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों ही हैं, चीज़ें दोनों ही लैंग्वेज लिखी हुई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स इंग्लिश के इतने अच्छे होते हैं जो वो जल्दी रिमाइंड हो जाते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। एक आपने चीज़ सुनी होगी, अर्थशास्त्र, और एक होता है अर्थव्यवस्था। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। आप ये कॉपी देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि कई बार क्या होता है ना कि वो मॉडर्न में पूरा एक स्लाइड बना के ये करके वो करके, हो सकता है कि आपको पूरी स्लाइड में भी कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये जो कॉपी है ना, यहाँ से आपको डेफिनेटली 110% आपको समझ में आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरी। तो बात करते हैं हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। दो चीज़ें होती हैं। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो होता है वो एक थियोरटिकली आपकी क्या होती है, स्टडी होती है। ठीक है, सैद्धांतिक जो अध्ययन होता है इकोनॉमिक का, ठीक है ना, या किसी भी चीज़ का, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब आपने थियोरटिकली उस चीज़ को पढ़ लिया है, कोई इसमें सिद्धांत दिए हुए हैं, कोई लॉज दिए हुए हैं, वो आपने चीज़ों को थियोरटिकली आपने क्या कर लिया है, उसकी स्टडी करी, तो उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जिसे हम बोलते हैं, तो अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है कि ये एक अधूरा शब्द है अपने आप में। जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, वो अपने आप में एक अधूरा शब्द है। क्यों? जब तक उसके सामने किसी राज्य, किसी देश, ठीक है, का नाम नहीं जुड़ जाए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, या फिर आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, कोई यूपी से बिलोंग करता है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था, या आप अपने आप की अर्थव्यवस्था, आपकी व्यवस्था क्या है, उसका अर्थ क्या है, आपकी व्यवस्थाओं का अर्थ जो है अर्थव्यवस्था है। आपको किस प्रकार के साधन मिल रहे हैं, क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में आती है। तो आज हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल उतना पढ़ेंगे और आपके जितना भी इकोनॉमिक है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपने सुना होगा यार, फादर ऑफ इकोनॉमी कई बार पूछा जाता है, तो वो हैं एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी द वेल्थ, ये इन्होंने बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन ही टेकन अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक। मतलब इन्होंने जो बात कही है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताया है, द वेल्थ ऑफ नेशन में, जो इन्होंने लिखी थी 1976 में, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा गया, अर्थव्यवस्था का जनक कहा गया। ठीक है, पहली चीज। अब चलिए इसे तो हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपनाया। तो उसे सर्वप्रथम आपका अमेरिका ने अपनाया। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें यहाँ पर पता चली कि फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और वो जो बुक है वो उन्होंने पूंजीवाद पर लिखी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लिखी। और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका ने सर्वप्रथम अपनाया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक बार पढ़ाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये माइंड से अपने वहम निकाल देना। आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए कम से कम 1 से 2 बार आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर आपके, और आप एक बार उसे अगर हैंड रिटन कर लोगे तो आप 100% आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये है क्या। ठीक है, बात करते हैं इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, जिसे हम कैपिटलिस्टिक इनकम बोल रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। तो एक साधारण सी भाषा में आपको मैं बताता हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। जब किसी देश में उत्पादन के सारे साधन पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब जो सरकार का जो हक्षक हस्तक्षेप होता है ना, जो सरकार का जो हस्तक्षेप, हक्षक 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 क्या बोलते हैं, एक तरीके से आपका, मतलब सरकार का किसी भी तरीके से क्या है उसमें मार्केट पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। मतलब वो नाम मात्र के लिए ही केवल ये देखते हैं कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। बाकी जो आपका मार्केट होता है, जो बाज़ार होता है, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमिक होती है वो पूरी की पूरी आपकी पूंजीपतियों के हाथ में होती है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, इसी इकोनॉमिक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी आपको पूंजी से, जिसके पास पूंजी है वही इसमें क्या है, सर्वोच्च है इस टाइम पे। ठीक है, तो जितने भी उत्पादन के साधन, आपको मार्केट में कहीं कोई चीज़ बेचनी है, जो भी चीज़ें हैं उसकी लागत कितनी है, कितना मुझे मटेरियल बनाना है, कितनी लागत पे उसे बेचना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है वो एक पूंजीपति डिसाइड करता है, ना कि सरकार। तो सरकार का इसमें नाम मात्र का अस्तित्व होता है या अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और इसी पर किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने बुक लिखी है, और उन्होंने जो बेस्ट बताया है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बेस्ट बताया है। अब इसमें आगे की ओर चलते हैं कि पूंजीपतियों से मिलकर, अर्थात प्राइवेट सेक्टर से मिलकर बना है आपका जो इसका मार्केट है। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या होता है, क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और कैपिटलिस्टिक इनकम होती है। ठीक है, इकोनॉमिक होती है। डिपेंड्स ऑन फैक्टर, किन फैक्टरों पे ये डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई और प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। अब जब आप क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं पूरे पूंजीपति हैं, ठीक है, पूंजीपति हैं, तो क्या होगा कि कोई भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वो बनाएंगे। तो क्या डिपेंड करेगा कैपिटलिस्टिक इन इकोनॉमिक में, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति निर्भर करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मेन फैक्टर है यहाँ का वो है कंपटीशन। ठीक है, प्रतियोगिता।
ठीक है। जैसे जैसे आप और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रतियोगिता में क्यों कह रहा हूँ, कंपटीशन क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि सब पूंजीपति हैं, सब कोई अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, वो अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही कहलाती है आपका प्रतियोगिता। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका पूर्ण स्वामित्व जो रहता है वो पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अब बात करते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, समाजवादी, अब जैसे समाजवादी है, समाज सेवा, समाजवादी जिसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, समझ रहे हो, जब उत्पादन के सारे अधिकार सरकार के पास होते हैं, जब उत्पादन के सारे अधिकार सरकार के पास होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, समाजवादी इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित मतलब सॉरी, पूंजीवादी पूंजियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, समाजवादी मतलब सरकार के पास, सारे अधिकार सरकार के पास होंगे। अब जब सारे अधिकार सरकार के पास हैं, सरकार क्या कर रही है, अपने समझ से बना रही है, जो लोगों की ज़रूरत है, डिमांड है ना, वो पूरा कर रही है। इट्स, ये डिमांड किस पर डिपेंड करती है, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर कोई कंपटीशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ही कौन, गवर्नमेंट ही अपने आप में सब कुछ है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्रतियोगिता नहीं होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यह है इकोनॉमिक कल्याण के लिए कार्य करती है, उसे तो सभी का भला चाहिए ना, वो अपने फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें तो सभी को बराबर देखना है, क्योंकि वो चीज़ क्या है, सरकार के हाथ में है, सरकार के पास सारे अधिकार हैं, मार्केट प्राइस भी, सब चीज़ें सरकार के हाथ में है, तो वो किसके लिए है, कल्याण के लिए। ठीक है, समाज कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक, जिसे हमारी जो भारत की इकोनॉमिक है वो भी उसी से चलती है। हमारे जो भारत ने इकोनॉमिक अपनाया है वो किसने, कौन सी इकोनॉमिक अपनाई है, किस तरीके की, वो है मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें हमने क्या है कि जो सबसे पहले जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक है, समाजवादी जो इकोनॉमिक है, वो अपनाया आपका रसिया ने। अब इसमें एक चीज़ और होती है, एक तो होती है समाजवादी, एक आपने सुना होगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो सॉरी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण देखने को मिलता है वो चीन में मिलता है। ठीक है, अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, यहाँ पर क्या था कि जो आपका मार्केट है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर जो स्वामित्व है वो आपका सरकार का है। ठीक है, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो आपकी ज़मीनें होती हैं, ज़मीन जायदाद जो भी है, उन सब पर पूर्ण अधिकार जो रहता है वो सरकार का होता है। और इस तरीके की इकोनॉमिक जो देखने को मिलती है वो चीन में हमें देखने को मिली है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी का ही एक क्या है, छाप है। ठीक है, चलिए हम अपनी इकोनॉमिक की ओर बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मिक्स्ड। अब हमने दो पढ़ी, पूंजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक में पूंजीवाद थे, जो पूंजीपति थे, दूसरे में सरकार का स्वामित्व था। लेकिन जब हम मिक्स्ड की बात करते हैं, मिश्रित की बात करते हैं, तो इसमें कुछ क्षेत्र तो पूंजीपतियों के पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, और कुछ क्षेत्र सरकार के पास होते हैं। आपने देखा होगा जैसे इंडियन रेलवे है, पूर्णतः वो सरकारी है। ठीक है, सही है। फिर आपने सुना होगा दिल्ली मेट्रो, सेमी गवर्नमेंट से बोलते हैं। ठीक है, फिर जैसे आपके बजाज हो गई या आपकी कार, कोई भी इंडस्ट्री, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आप जानते हैं अपने माइंड में उसे रखेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर है।
तो दोनों ही प्रकार की इकोनॉमिक अपनाई गई है ना, मिक्स्ड अर्थ। तो इसीलिए जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वहाँ पर जो अपनाई गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ स्टार्टिंग में, तो भारत में भी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका धीरे धीरे रंग देखने को मिला था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो रूस की जो कंडीशन हुई, जो आपका सोवियत संघ था, ठीक है, उसकी कंडीशन देखने के बाद में जो भारत ने क्या अपनाया, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है। चलिए, अभी जितना पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे, स्टोरी तो बहुत रहती हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है। जो आपकी इकोनॉमिक होती है वो कौन कौन से टाइप होते हैं। आपने सुना होगा पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, आपके क्षेत्र होते हैं अलग अलग। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, कोई भी जो अर्थव्यवस्था प्रारंभ होती है ना, वो कहाँ से प्रारंभ होती है, उसकी एक सभ्यता होती है, वो कृषि से प्रारंभ होती है, सेकंड सेक्टर उसका उद्योग होता है, और फिर थर्ड सेक्टर उसका सेवा आता है। ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेक्टर है ये। ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग आपके क्या हैं, सेक्टर हैं। अब जहाँ पर कृषि जो होती है ना, कृषि, वो उसका जो परसेंटेज है इकोनॉमिक में वो मैक्सिमम है, तो उसे बोलेंगे पिछड़ी अर्थव्यवस्था, कृषि का। जहाँ पर कृषि का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है, और उद्योग का थोड़ा उद्योग का है, और थोड़ा आपका क्या है, सेवा का है। ठीक है। मतलब कृषि से अधिक है उद्योग का, और फिर सेवा का है। ठीक है। तो उस अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं विकासशील, क्योंकि वो विकास कर रही है, वो बढ़ रही है। और जहाँ पर आपका सेवा का जो क्षेत्र है वो मैक्सिमम है, उद्योग का भी है, और कृषि केवल नाम मात्र के लिए है ना, वहाँ पर है, वो भी कृषि भी योगदान करता है, लेकिन इन दोनों से कम करता है। वो अर्थव्यवस्था जो होती है आपकी, वो विकसित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। चलिए, इसमें एक थ्योरी बताई गई है। देखिए, ये तीनों के तीनों जो है ना आपकी, ये तीनों का जो योग होता है वो 100% है। उससे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब इन तीनों को मिलाएंगे हम, कृषि, उद्योग और सेवा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इसी को ये पूरी की पूरी मिलके ही हमारी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर देती है। ठीक है। अब हमने बताया है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अधिकतम होता है हम उसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, जिस इकोनॉमिक में कृषि का योगदान कम हो जाता है, उद्योग और सर्विस का योगदान बढ़ता है, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब नेक्स्ट है विकसित अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का न्यूनतम मतलब, और जो मेन जो आपका क्या योगदान रहता है वो उद्योग और सर्विस सेक्टर का रहता है, और जो कृषि सेक्टर है वो न्यूनतम हो जाता है। यही मैंने आपको बताया है। उस अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज़। चलिए, अब आपने देखिए, आप जो ल्यूसेंट पढ़ते हैं ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताया गया है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके बताई गई हैं। फिर है आपकी आर्थिक समृद्धि क्या है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि क्या है, थोड़ा इसका ब्राइटनेस और बढ़ा लेते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, दो आपने टर्म सुने होंगे, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और विकास डेवलपमेंट। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में केवल
मापने योग्य परिवर्तन हो, जैसे आपकी जीडीपी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी भाषा में जब अर्थव्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होता है जो मापने योग्य हो, जैसे पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसे इसमें जीडीपी भी होती है, जीएनपी भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे जीडीपी जीएनपी क्या होती है, बहुत ईजिली आपको क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। अब आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास क्या होता है आपका? गुणवत्ता होनी चाहिए, आपकी शिक्षा में वृद्धि होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है ना, ये शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। परिमाणात्मक तो है, परिमाण उसके हैं, लेकिन आपके कौन से गुणात्मक भी होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं हम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। जब परिमाण के साथ गुणात्मक भी हो तो आर्थिक विकास, और जब केवल इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी परिमाणात्मक हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। नेशनल इनकम आपने कई बार सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये नेशनल इनकम, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेशनल इनकम को देख लेते हैं। नेशनल इनकम बेसिकली है क्या, ठीक है। ये किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? तो ये कैलकुलेट की जाती है किसके द्वारा? सीएसओ द्वारा, ये सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब क्या है नेशनल इनकम? एक वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर आप सोचेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। आपने सुना होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष वही हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। उससे पहले क्या था, जून से जुलाई टू जून रहता था, ठीक है, वो काफ़ी पहले की बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये आपका डिसाइड हुआ, अब क्या है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च है फाइनेंस ईयर, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंस ईयर में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी प्राइस, जिसकी दोहरी गणना न की गई हो, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तुएं और सेवाएं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, और जिसकी दोहरी गणना ना की गई हो, उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ये दोहरी गणना क्या है? चलिए जैसे ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे एक किसान गेहूं बेचता है 10 रुपये में, चक्की वाले को वो गेहूं बेच देता है। अब चक्की वाला क्या करता है, उसे पीस कर, ठीक है, 15 रुपये में उसका आटा आगे बेच देता है। अब बेकरी वाले को बेच देता है, बेकरी वाला क्या करता है, उसकी ब्रेड बना के 40 रुपये की बेच देता है, ठीक है। अब जो टोटल कैलकुलेट हमने इसका किया ना, वो 65 आया, पर इसमें 10 रुपये का गेहूँ रिपीट हो गया, क्योंकि वो 10 रुपये का गेहूँ तो आगे चला ना वो, है ना। फिर क्या है ना, रिपीट हो गया, तो इसको ही क्या कहते हैं, आपकी दोहरी गणना कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी रिपीट नहीं हुई हो तभी वो आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी, दोहरी गणना ना हो, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो वो आपकी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा यार, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी? कई बार। तो सबसे सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना करी वो दादा भाई नौरोजी ने करी, 1868 में की थी, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी, ठीक है। यह गणना किस में लिखी उन्होंने, कहीं तो बताई होगी ना, उनकी पुस्तक
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ये पुस्तक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें भारत की जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो बताई गई है वो 360 करोड़ बताई गई है, और पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय केवल 20 रुपये बताई गई है, ठीक है। कितनी बताई गई है? केवल 20 रुपये प्रति सालाना बताई गई है ये आपकी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, और राष्ट्रीय इनकम बताई गई है 360 करोड़, ठीक है, सही है। और किसने लिखी, किसने बताई है ये सर्वप्रथम? 1867 में दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, ये तो उन्होंने गणना कर दी, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना जो करी वो 1926 से 30 में हुई, जिसे VKRV राय ने की, ठीक है। जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया, समझ रहे हो, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने नेशनल इनकम की जो गणना करने के लिए दो प्रणाली अपनाई। पहली प्रणाली थी उत्पादन लागत प्रणाली, मतलब किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली कॉस्ट, और दूसरी थी आय निर्गत प्रणाली, उत्पादन से मिलने वाली इनकम। पहली उन्होंने क्या कहा? उत्पादन लागत प्रणाली, किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी कॉस्ट लगी वो प्रणाली अपनाई उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, VKRV राव ने 1926 से 30 में की। और जो दूसरी अपनाई उन्होंने आय निर्गत प्रणाली, उत्पादन से मिलने वाली जो इनकम है वो, ठीक है। चलिए फिर क्या है, भारत के आज़ादी के समय नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 1947 में क्या किया गया? एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिसे नेशनल इनकम कमेटी कहा गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम कमेटी, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, और दो अन्य सदस्य थे VKRV राव और RD गाडगिल, ठीक है। इन्हें जब हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, इनका जिक्र हम आगे करेंगे, वहाँ पे इनके नाम पर पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो आज़ादी के तुरंत बाद क्या हुआ, भारत की आज़ादी के समय की बात है ये, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 1947 में कमेटी बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, और दो अन्य सदस्य थे, जिसे VKRV राय और RD गाडगिल थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 वर्ष तक इस पर काम किया। जब इन्हें कमेटी बना दी तो 47 में बनी, 48, 49 और 50। 47, 48 से 49, 49 से 50 और 50 से 51 तक इन्होंने काम किया 3 वर्ष। तो नेशनल इनकम जो इन्होंने कैलकुलेट करी वो करी 8650, 8650 करोड़। और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हो गई वो 246.90 रुपये हो गई, जो पहले दादा भाई नौरोजी के टाइम पे कितनी थी? केवल 20 रुपये थी, ठीक है। तो इन्होंने कितनी बताई? 8650 करोड़ बताई, और प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी 246.90 रुपये हो गई। चलिए फिर क्या हुआ उसके बाद? 2 मई 1951 को CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी नेशनल इनकम की गणना करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान भी हम बोलते हैं, उसका गठन हुआ 1951 में, ठीक है, जो अब राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है।
यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंतर्गत यह आता है। यह हर वर्ष एक पुस्तक भी प्रकाशित करता है जिसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या श्वेत पत्र भी कहते हैं। कौन करता है श्वेत पत्र को जारी प्रत्येक वर्ष? CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। CSO का जो बेस ईयर माना गया है वो 2004 से 5 माना गया है और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ध्यान रखना, हेड क्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, चलिए। CSO हमारी अर्थव्यवस्था को मेनली 3 क्षेत्र में बांटता है। CSO जब ये गणना करेगा, ठीक है, नेशनल इनकम की, तो ये 3 क्षेत्र में बांटेगा। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर। आपने सुना होगा हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 3 उसके सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो आता है आपका पूरा इन्वायरमेंटल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। कृषि, खनन, ठीक है, वन उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब कुछ आपके क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर के भाग हैं। सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण, विनिर्माण और आपकी जो बिजली उद्योग होता है वो, ठीक है, एनर्जी, जलपूर्ति वगैरह आपकी किस में आ जाती है? सेकेंडरी में। और टर्सरी जो सेक्टर है, तृतीय जो क्षेत्र है, उसमें सेवाएं, जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, जितनी भी आपकी सेवाएं हैं ये सब आती हैं आपकी टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों जो क्षेत्र हैं उनमें वो 14 उप क्षेत्रों में डिवाइड है। ठीक है, 14 बताए गए हैं, ये और भी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने पहले ही बताया है प्राइमरी में क्या है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कृषि, खनन, वन उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन। रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस जो वीडियो है ये बन रही है, इसमें हर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी है निर्माण, विनिर्माण और एनर्जी, जलपूर्ति। और टर्सरी सारी सेवाएं, बैंकिंग हो गई आपकी, बीमा हो गई, रेल हो गई, यातायात हो गई, विदेशी संव्यवहार हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस जिसमें आती है, फिर होटल्स व्यापार हो गया, आवास, अन्य जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी टर्सरी मतलब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, चलिए। फिर है CSO की एक और शाखा है जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टैटिक विंग। ठीक है, जो औद्योगिक सांख्यिकी शाखा, ठीक है, और वो कैलकाटा में है। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, सही है। फिर बात करते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, जहाँ पर GDP, GNP, ठीक है, NDP, NNP हम पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपका GDP, NDP, GNP, NNP बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपकी राष्ट्रीय आय भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपका ये टॉपिक कभी आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसके बाद आपका इकोनॉमिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है जब आप ये टोटल वीडियोज़ आपकी यहाँ पर देख लेंगे। थैंक यू।